गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारे जो ग्रंथियों वाला चैप्टर चल रहा था जिसके फर्स्ट पार्ट हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था और उसके अंदर हमने तीनों प्रकार की ग्रंथियों को एक साथ तुलना करके डिस्कस किया था कि बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है और मिश्रित ग्रंथियां क्या होती है। उनके उदाहरण भी हमने देखे थे और उसके बाद हमने पिछली क्लास के अंदर जितनी भी हमारे शरीर के अंदर बहिस्रावी ग्रंथियां होती है उनको डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने श्लेष्मा ग्रंथि, जठर ग्रंथि, सीबेसियस ग्लैंड, पसीना ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, इन सब के बारे में हमने क्या किया था, विस्तार से डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती है जो अपना स्राव है वो रक्त के अंदर डालती है और रक्त के द्वारा जो उनका स्राव है वो पूरे शरीर के अंदर घूमता रहता है। उनकी खुद की कोई नलिका नहीं होती, इसलिए उनको नलिका रहित कहा जाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हमेशा क्या स्रावित किया जाता है, हार्मोन स्रावित किया जाता है। हार्मोन वे रसायन होते हैं जो आंतरिक संदेशवाहक के रूप में कार्य करके शरीर से क्रिया करवाते हैं। ठीक है, हार्मोन की अधिकता से भी रोग हो जाता है, कमी से भी रोग हो जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर के वे भाग है जो किसका निर्माण करते हैं, हार्मोन का निर्माण करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों में हम काफी ग्रंथियां पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और जो अग्नाशय ग्रंथि मैंने आपको बताई थी उसके अंदर हार्मोन वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो एक मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन भी बनाती है और एंजाइम भी बनाती है। क्योंकि एंजाइम का हमने डिस्कस कर लिया पाचन तंत्र में, तो यहाँ पर हमें सिर्फ अग्नाशय ग्रंथि से बनने वाले हार्मोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। देखिए, ये जो ग्रंथि होती है ये हमारे ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर स्थित रहती है। हमारे मस्तिष्क के अंदर एक हाइपोथैलेमस नामक भाग होता है जिसके नीचे एक गुहा होती है जिसका नाम है सेला टर्शिका। उस गुहा के अंदर ये ग्रंथि उपस्थित रहती है, स्फिनोइड हड्डी के अंदर स्थित रहती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन सी, पीयूष ग्रंथि। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है, वजन 0.5 ग्राम होता है और इससे शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि बाकी शरीर की जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है, पीयूष ग्रंथि। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मास्टर ग्रंथि। और मास्टर पर कंट्रोल कौन करता है, हेडमास्टर करता है। तो इस पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल करने वाला होता है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है, हेडमास्टर ग्रंथि। ठीक है, इसके द्वारा कुछ हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, उनका क्या काम है उन सबको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले कुछ इसके बारे में पॉइंट लिख लेते हैं। इसे क्या कहेंगे, मास्टर ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये मस्तिष्क में उपस्थित रहती है, सेला टर्शिका नामक, ये मस्तिष्क में सेला टर्शिका नामक गुहा में उपस्थित रहती है। इसका आकार होता है मटर के दाने के समान। इसका वजन होता है 0.5 ग्राम। और इसके साथ ही आप लिख लेना, हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं। हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है
क्योंकि शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने का काम करती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मस्तिष्क में सेला टर्सिका नामक गुहा में उपस्थित रहती है। आकार होता है मटर के दाने के समान, वजन होता है 0.5 ग्राम और ये हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस किस पर कंट्रोल करता है? पीयूष ग्रंथि पर। नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। तो अब हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। देखिए स्टूडेंट्स, जो पीयूष ग्रंथि है इसके दो भाग है, अग्र भाग और पश्च भाग। इन दोनों भागों से कुछ अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये जो इसका अग्र भाग है, अग्र भाग द्वारा स्रावित, और एक है इसका पश्च भाग, पश्च भाग द्वारा स्रावित हार्मोन। देखिए अग्र भाग द्वारा एक हार्मोन है जिसका नाम है सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो ये जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है ये शरीर के अंदर हड्डियों की वृद्धि करवाता है। यानी कार्य क्या है? हड्डियों की वृद्धि करवाना। देखिए अगर ये हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है तो लंबाई ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर इस हार्मोन का स्राव कम होता है तो व्यक्ति बौना रह जाता है। यानी अगर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन ज्यादा स्रावित होगा, लंबाई ज्यादा बढ़ेगी, उसको जाइगेंटिज्म कहा जाता है। और अगर इसकी कमी होगी, व्यक्ति बौना रह जाता है, उसको ड्वार्फिज्म कहा जाता है। तो इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सोमेटोट्रोपिन है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है और इसके द्वारा हड्डियों की वृद्धि की जाती है। दूसरे प्रकार का जो हार्मोन है वो है थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन। देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वह हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? थायराइड प्रेरक हार्मोन। अभी पीछे हमने देखा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे ग्रंथियों पर कंट्रोल करने का काम करेगी। तो थायराइड ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि किस हार्मोन द्वारा कंट्रोल करेगी? थायराइड प्रेरक हार्मोन के द्वारा। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथि पर काम करेगा और उसे हार्मोन यानी थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करेगा। तो इसका कार्य है थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना। तीसरे प्रकार का जो हार्मोन है वो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। देखिए स्टूडेंट्स, गोनेड्स किसे कहा जाता है? गोनेड्स कहा जाता है जनन अंगों को। तो जनन अंगों पर जो हार्मोन काम करते हैं उनका स्राव करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनको हम विस्तार से भी पढ़ते हैं, उससे पहले इन दोनों हार्मोनों को लिख देते हैं। पश्च भाग द्वारा स्रावित हार्मोन, एक तो है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वेसोप्रेसिन, दूसरा है वेसोप्रेसिन। अभी आप इनको इतना बना लीजिए, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। इसके बाद हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन और इन दोनों हार्मोनों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम देखते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को।
गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, इसके द्वारा एक तो हार्मोन स्रावित किया जाता है FSH, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि जब मादा के अंडाशय के अंदर अंडे बन रहे होते हैं, उनका जो प्रारंभिक भाग होता है उन्हें फॉलिकल पुट्टिका कहा जाता है, तो उनके विकास को प्रेरित करके अंडोत्सर्ग के लिए तैयार करने का काम कौन करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH। उसके अलावा नर के अंदर शुक्राणु जनन को प्रेरित करने वाला हार्मोन भी कौन सा है? FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका कार्य है मादा में पुट्टिकाओं की वृद्धि करवाना अंडाशय में, मादा के अंडाशय में पुट्टिकाओं की वृद्धि करवाना, और दूसरा काम है नर में शुक्र जनन को, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन को प्रेरित करना। जनन अंगों पर काम करते हैं, मानव शरीर के जनन अंग वृषण और अंडाशय, टेस्टिस और ओवेरी, तो उन पर काम करने वाले हार्मोन यानी गोनेड्स पर काम करने वाले हार्मोन क्या कहलाते हैं? गोनेडोट्रोफिन, FSH और LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने मादा के अंडाशय के अंदर अंडा को बनने को प्रेरित कर दिया, और जब अंडा बनकर तैयार हो गया तो मासिक धर्म के 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, यानी अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होता है, उसको प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 14वें दिन में LH की मात्रा शरीर में मादा में अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसे LH सर्ज कहा जाता है, और उसी के परिणाम स्वरूप जो अंडाशय है वो अंडे को, ओवम को क्या करता है? रिलीज करता है। तो इसका कार्य है मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करना, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करना। नोट कीजिए इनको। अब अगले हम देखते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। तो दो हार्मोन थे, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित। देखिए ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसका निर्माण तो हाइपोथैलेमस करेगा, लेकिन इसको स्रावित कौन करेगी? पश्च पीयूष ग्रंथि। यानी निर्माण हाइपोथैलेमस द्वारा, पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा। ठीक है, इस हार्मोन के दो नाम हैं। इसे एक तो दुग्ध स्राव हार्मोन कहा जाता है, दुग्ध स्राव हार्मोन, और दूसरा इसे प्रसव पीड़ा हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन दो काम करता है, एक तो मादा के स्तन ग्रंथियों पर कार्य करके दूध स्रावित को प्रेरित करता है, और दूसरा बच्चे के जन्म के समय जो मां के पेट में दर्द उत्पन्न होता है उसे प्रसव पीड़ा कहते हैं। तो उस प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करने वाला हार्मोन भी कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। जब बच्चे का जन्म होना होता है तो तब तो पहले जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये मां के गर्भाशय पर काम करेगा, यूट्रस पर काम करेगा, और पेट में दर्द उत्पन्न करेगा, प्रसव पीड़ा लाएगा, जिससे बच्चे का जन्म हो जाएगा, इसलिए इसको प्रसव पीड़ा हार्मोन कहते हैं। और उसके बाद ये 12 घंटे तक मां के स्तनों पर कार्य करता है और दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। इसलिए आप देखते हो कि बच्चे के जन्म के 12 से 24 घंटे बाद मां के स्तनों से दूध आने लगता है, क्योंकि पहले जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो यूट्रस या गर्भाशय पर कार्य कर रहा होता है, लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद वो स्तनों पर कार्य करके दूध निर्माण को, दूध स्राव को क्या करता है? प्रेरित करता है। आपने सुना होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन भी आते थे जो पशुओं में लगाए जाते थे दूध को बढ़ाने के लिए,
ज्यादा दूध के लिए। लेकिन इन इंजेक्शन पर अब क्या हुआ है, बैन लगा दिया गया है, क्योंकि इससे क्या होगा कि पशुओं की नस्लें खराब होने लगी थी। अब पशु फिर उस इंजेक्शन का आदी हो जाएगा, अगर उसके इंजेक्शन लगाएंगे तो ही वो दूध देगा, वरना दूध नहीं देगा, जिससे पशुओं की नस्ल खराब होने लगी थी। इसलिए इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन पर क्या लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित होता है, जबकि इसका स्राव पश्च पीयूष ग्रंथि करती है। यानी हाइपोथैलेमस ने ऑक्सीटोसिन को बनाया और पश्च पीयूष ग्रंथि में डाल दिया, फिर ये इसको शरीर में क्या करेगी, रक्त के द्वारा स्रावित करेगी। ये काम दो जगह करता है, गर्भाशय पर और स्तनों पर। गर्भाशय पर कार्य करके प्रसव पीड़ा लाता है, इसलिए इसको प्रसव पीड़ा हार्मोन कहते हैं। स्तनों पर कार्य करके दूध स्राव को प्रेरित करता है, स्तन ग्रंथियों पर कार्य करता है, इसलिए इसको दूध स्राव हार्मोन कहते हैं। और इसके बाद जो अगला हार्मोन आता है वो है वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन देखिए, ये हार्मोन है वो हमारी किडनी के अंदर स्रावित होता है, वृक्क के अंदर स्रावित होता है कि अगर आपके शरीर से पानी ज्यादा लॉस हो रहा है यूरिन के साथ, तो उस पानी को कम करता है कौन सा हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। इसलिए इसको मूत्ररोधी हार्मोन कहा जाता है। ये वृक्क द्वारा स्रावित, और दूसरा इसे क्या कहा जाता है, इसे मूत्ररोधी हार्मोन कहा जाता है। इसे मूत्ररोधी हार्मोन कहा जाता है। तो ये थे हमारे पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, सोमेटोट्रोफिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन, जिसके अंदर एफएसएच और एलएच को पढ़ा। उसके बाद पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, इसको आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं अगली अंतःस्रावी ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि। तो इसके बाद अगली ग्रंथि देखते हैं, थायराइड ग्रंथि। देखिए स्टूडेंट्स, एक होती है थायराइड ग्रंथि और एक होती है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि हमारी ये जो श्वास नली होती है, यहाँ पर ये हमारी श्वास नली है, इसके दोनों तरफ दो पालियों के अंदर विभक्त रहती है। कौन सी ग्रंथि, ये है हमारी श्वास नली, जो इस प्रकार छल्लों से निर्मित होती है। ये छल्ले होते हैं श्वास नली में, ताकि श्वास नली पिचके ना। रबड़ के सी आकार के, उपास्थि के सी आकार के छल्ले होते हैं जो श्वास नली को चौड़ा करके रखते हैं, पिचकने नहीं देते। ये क्या है, श्वास नली। इस श्वास नली के दोनों तरफ दो पालियों में बंटी रहती है पैराथायराइड ग्रंथि। ये मतलब थायराइड ग्रंथि एक साइड से ऐसे घुमाकर होती है, एक साइड ऐसे ही रहती है। तो ये क्या है, एक ही है, ये दो पालियों में बंटी रहती है थायराइड ग्रंथि। और इसकी प्रत्येक पाली के अंदर दो पैराथायराइड ग्रंथि होती है। यानी थायराइड ग्रंथि की प्रत्येक पाली में दो क्या होगी, पैराथायराइड ग्रंथि। तो ये है हमारी श्वास नली। श्वास नली के एक साइड इस प्रकार दो पालियों में बंटी हुई थायराइड ग्रंथि। जैसे ये श्वास नली है, इसके इधर से लेकर इधर तक सी आकार के अंदर क्या रहेगी, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि की आधी पाली इधर दिख रही है आपको, आधी पाली इधर दिख रही है। इधर आधी पाली में दो पैराथायराइड ग्रंथि और इधर भी दो पैराथायराइड ग्रंथि, यानी टोटल संख्या कितनी होगी, 4। यानी दोनों ही ग्रंथियां गले में उपस्थित और श्वास नली के दोनों तरफ दो पालियों में विभक्त थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, प्रत्येक पाली में दो दो। इसको नोट करो। फिर हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। तो देखिए, अब हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। थायराइड ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। क्या नाम है, थायरोक्सिन।
ये जो हार्मोन है ये शरीर के उपापचय और वृद्धि के अंदर सहायक होता है। इस हार्मोन का निर्माण आयोडीन के द्वारा होता है। और आयोडीन कैसे मिलेगा? नमक के द्वारा। हम नमक खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, तो उस आयोडीन के द्वारा किस हार्मोन का निर्माण होता है? आयोडीन के द्वारा थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करेगी और ये हार्मोन हमारे शरीर की वृद्धि और पाचन की उपापचय प्रक्रियाओं के अंदर क्या होता है? सहायक होता है। अब अगर हमारे शरीर के अंदर थायराइड की कमी है, थायराइड की कमी हो, शरीर के अंदर विटामिन आयोडीन की कमी है, अब शरीर के अंदर आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्रंथि ब्लड के अंदर जो भी थोड़ा बहुत आयोडीन है उसको खींचने के लिए फूलकर बड़ी हो जाएगी, जिसे गलगंड या घेंगा रोग कहा जाता है। ये जो गलगंड या घेंगा रोग है वो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर बरसात के साथ आयोडीन है, वो लवण है वो चले जाता है बरसात के साथ, इसलिए वहां की फसलों के अंदर आयोडीन की मात्रा कम होती है, तो वहां के लोगों के अंदर गलगंड या घेंगा रोग ज्यादा देखा जाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, थायराइड ग्रंथि के सही कार्य के लिए आयोडीन की मात्रा लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए इसका पॉइंट, थायरोक्सिन हार्मोन, इसका कार्य क्या है? वृद्धि व उपापचय। नेक्स्ट पॉइंट, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, जिसे गलगंड या घेंगा रोग कहा जाता है, जिसे गलगंड या घेंगा रोग कहा जाता है। तो ये आपके थायराइड ग्रंथि। अब अगली हम देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि और इसके द्वारा स्रावित हार्मोन। तो पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। एक तो होता है कैल्सिटोनिन और एक होता है पैराथार्मोन। ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये हड्डियों में कैल्शियम बढ़ाता है, हड्डियों में कैल्शियम आयन को बढ़ाएगा। और जो पैराथार्मोन है ये रक्त में कैल्शियम आयन को बढ़ाएगा। अब आपको पता है हड्डियों में भी कैल्शियम आवश्यक है हड्डियों की मजबूती के लिए, और कुछ मात्रा में रक्त में भी कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर ये दोनों हार्मोन संतुलित रूप से काम करते हैं तो सही है, जहां हड्डियों में ज्यादा रिक्वायरमेंट है हड्डियों में चला जाएगा, रक्त में रिक्वायरमेंट है रक्त में चला जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों हार्मोन असंतुलित हो गए, शरीर में इसका कैल्शियम का संतुलन बिगड़ गया, तो रक्त के अंदर कैल्शियम ज्यादा चला जाएगा, और रक्त के अंदर कैल्शियम ज्यादा है मतलब वो किडनी के अंदर जाकर पत्थर बनने लगेंगे, स्टोन बनने लगेंगे, जिससे किडनी के अंदर क्या बन जाती है? पथरी बन जाती है। यानी किडनी के अंदर जो पथरी बनती है, मैंने आपको बताया था उत्सर्जन तंत्र में कैल्शियम ऑक्जेलेट के लवणों के कारण बनती है। अगर पैराथायराइड हार्मोन के ग्रंथि के ये दोनों हार्मोन सही काम बैलेंस से नहीं करेंगे तो रक्त के अंदर क्या बन जाती है? पथरी बन जाती है। तो ध्यान रखना इसका पॉइंट, अगर ये दोनों हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर में पथरी बन जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसके साथ ही आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमने 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ा, 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ा, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि।
और इसके बाद अभी हमारे कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां और बचती है जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और फिर मैं स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी क्लास अभी तक हर स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच पा रही है, तो प्रत्येक स्टूडेंट आप ये फिक्स कीजिए कि मेरे को 10 स्टूडेंट को और जोड़ना है। 10 सब्सक्राइब कीजिए, प्रत्येक अपने साथी के साथ इस क्लास को भेजिए, ताकि जो बच्चा फ्री में बिल्कुल साइंस पढ़ना चाहता है उसको कोई दिक्कत ना है, वो कंटिन्यू क्लास लेता रहे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे बार बार कि ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रत्येक पढ़ने वाले स्टूडेंट तक मेरी क्लास है वो पहुंच पाए। और इसी शुभकामना के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।